हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारी एक नई क्लास स्टार्ट करना जा रहे हैं। उससे पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले की क्लासेस में क्या क्या कवर किया है। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कि देखिए, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप्स की संख्याएँ होती है। संख्या पद्धति को ढंग से समझ लिया हमने। इन सभी को समझने के बाद में हमने फिर यहाँ मेन बातों को समझा, गुणनखंड को समझा। ठीक है, गुणनखंड के अंदर हमने 3 प्रकार के गुणनखंड पढ़े। एक तो सामान्य गुणनखंड जो हम करते हैं, ठीक है, कि किसी दी गई संख्या में जिस भी संख्या का पूरा भाग जाता है वे उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमने समझा सार्व गुणनखंड, इसको बेनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने समझा एक अभाज्य गुणनखंड, जो हमारी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हमने समझा इसमें गुणज वाले चैप्टर को हमने इसमें समझा। गुणज वाले चैप्टर के अंदर भी हमने गुणज क्या होते हैं, जैसे आप किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखते हो गुणा करके, तो वो उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। इसमें हमने समझा था सार्व गुणज को। ठीक है, सामान्य गुणज हमने सीख लिए थे, अभी सार्व गुणज को समझा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो भी इम्पोर्टेंट है हमारी क्लास के लिए। हमारी एग्ज़ाम के अंदर जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसके अंदर इससे रिलेटेड ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो एक बार हम इसको भी बेसिक से बिल्कुल समझते हुए चलते हैं कि क्या होता है एलसीएम, इसमें गुणज शब्द का क्या रोल है, कैसे और इसमें क्या यूज़ करते हैं, और किस क्या क्या तरीके से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं, एलसीएम को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलसीएम क्या है। देखिए एक बार आप, एलसीएम है, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने एक शब्द काम में लिया है लोएस्ट, इसका मतलब होता है सबसे कम या फिर सबसे छोटा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल यानी सार्वगुणज। तो मैंने आप लोगों को गुणज तो पहले ही समझा दिया था, उसके बाद फिर मैंने सार्वगुणज समझाया था। अब आप लोगों को इतना तो आइडिया है कि गुणज एक किसी भी संख्या का पहाड़े के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए हमें एलसीएम के दूसरे नाम क्या क्या हो सकते हैं। हम अक्सर, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, वो अक्सर याद रखता है एलसीएम। किसी को भी पूरा नाम ढंग से याद नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार पूरे नाम को ढंग से समझाऊँ मैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और यदि शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें हिंदी में तो लेस से बोलते हैं, और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम। ठीक है, और इसका अगर हम डायरेक्टली इस चीज़ का अर्थ निकालना चाहें कि ये क्या है, इसका डायरेक्टली अर्थ होता है सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। अब देखिए मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, एक बार इस परिभाषा को समझते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तो हम इस एलसीएम को निकालना सीखेंगे। और इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है परिभाषा। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। संक्षेप में इसे लेसे या फिर एलसीएम भी कहते हैं। देखो ये इसने मेन बात पे ध्यान दिया है कि सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। क्या होता है एलसीएम? सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी मुख्य काम होगा वो किसका होगा? गुणज का होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको। पहले हम सार्वगुणज निकालते हैं उसके। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलसीएम निकालने की हमारे पास 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि है एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 3 विधि है। इसमें जो हमारी पहली विधि है गुणज रूप में लिख करके, इसके बाद हमारी जो दूसरी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और तीसरी है भाग विधि। ठीक है, एक बार हम तीनों विधियों को समझते चलेंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें से हमारे लिए ज़्यादा इजी गोइंग विधि कौन सी हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और जिससे हमारा उत्तर आ जाए। ठीक है, एक बार हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहला लेते हैं हम गुणज रूप में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए आप, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एलसीएम मुझे निकालना है किसका? 8 और 12 का। ठीक है, हम पहली विधि काम में ले रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ मेथड 1। ठीक है, M1 लिख दिया मैंने इसको। यहाँ पर क्या नाम है, इसको हम गुणज रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गुणज रूप में। अब आप लोग जानते हैं, पहले क्या लिखोगे आप? 8 के गुणज लिखोगे। क्या होते हैं 8 के गुणज? 8 दूनी 16, 8। एक बार हम इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं।
पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 8 के गुणज लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम समझते चलेंगे ढंग से। 8 का पहला गुणज क्या होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 8 सत्तू 56, ठीक है। और आप लोगों को एक बात पता है कि गुणज की संख्या हमेशा अनिश्चित होती है, कहीं तक भी जा सकते हैं, जबकि गुणनखंड की संख्या हमेशा निश्चित होती है। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12 के भी गुणज लिख देते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकी 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96 और ये भी आगे तक हो सकता है। अब देखिए हमारी परिभाषा में हमने क्या कहा था, एलसीएम का मतलब क्या निकालना है हमें, जो सबसे छोटा गुणज हो, ठीक है, सबसे छोटा सार्व गुणज। एलसीएम का मतलब क्या यही है क्या, हम जानते हैं, हाँ एलसीएम का मतलब यही है, सबसे छोटा सार्व गुणज। अब देखिए आप, हमने पहले गुणज निकाल लिया 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और ये आगे तक, और इसी प्रकार से हमने 12 का गुणज निकाल लिया। तो देखो सबसे पहले मैंने इसका बेसिक अर्थ याद रखो, आप ज़्यादा परिभाषा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरी है वो हमें ध्यान होना चाहिए, सबसे छोटा सार्व गुणज। तो यहाँ हमारे लिए 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे छोटा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सार्व गुणज। तो आप लोगों को ये तो पता है ही, हमारे प्रीवियस क्लास में हम समझ चुके हैं कि सार्व गुणज कैसे निकलता है। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, सार्व गुणज। सार्व गुणज का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों दी गई संख्याओं के गुणजों में जो गुणज कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, सार्व गुणज। अब आपको पता है, अब आप देख के बता सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 24 है, यहाँ पर भी 24 है, यानी पहला सार्व गुणज हमारा आ गया 24। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है यहाँ 48, यहाँ पर भी 48 है। अगर यदि मान लो मैं इसके पहाड़े को आगे तक लिखता, ये क्या यहाँ तक होता है, नहीं होता, होता, और ये आगे तक जाता। अगर मैं इसके और गुणज निकालना चाहूँ तो देखिए अब यहाँ 72 है, यहाँ पर भी 72 है, तो अगला गुणज क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखना चाहें अगला गुणज क्या है यहाँ पर 96, तो यहाँ पर भी अगला गुणज क्या हो जाएगा 96। पर देखिए इस सवाल के अंदर शर्त क्या है कि हमें यहाँ सबसे छोटा सार्व गुणज लिखना है। क्या लिखना है हमें यहाँ पर, सबसे छोटा सार्व गुणज। अब हमें पता है कि जब गुणज की संख्या अनिश्चित है तो सार्व गुणज की संख्या भी अनिश्चित होगी, क्योंकि जितना आगे आप गुणज निकालते जाओगे उतने ही ज़्यादा हमें सार्व गुणज मिलते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा पहला गुणज आया सार्व गुणज 24, 48, 72, 96। अब इसमें आप लोग देख के बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए सबसे छोटा सार्व गुणज लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटा सार्व गुणज। सबसे छोटा सार्व गुणज क्या होएगा, 24। तो इसलिए एक बात बताइए, इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 12 का 24 होगा, नहीं होगा, होगा। एक तो ये तरीका आपके पास में होता है। अब हम दूसरा तरीका काम में लेते हैं, जो अक्सर हमारी किताब के अंदर दिया गया है, होने में ये तरीका भी है पर ये थोड़ा छिपा हुआ तरीका है, ये छोटी क्लासों में बच्चों को सिखाया जाता है। फिर आप लोगों की क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है तो उस हिसाब से हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। अब मान लीजिए इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल में एक ही रखूँगा। हमें क्या करना है, फिर से एलसीएम निकालना है, किसका, 8 और 12 का, ठीक है। अब तरीका रहेगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, या फिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार मैं इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ। ये कौन सा मेथड है हमारा, ये हमारा M2 मेथड है, ठीक है। मेथड नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है अभाज्य। आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, कि वे संख्या जिसके गुणनखंड या तो 1 हो या स्वयं हो, क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य गुणनखंड में हमेशा क्या काम में लेते हैं, हम अभाज्य संख्याओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले वाला बेसिक बता दिया। एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, आप लोगों को मैंने तरीका सिखाया था अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। सबसे पहले ऐसे 2 लाइनें खींचनी है, फिर पहले एक संख्या का लिखो आप। अब यहाँ हमें कोशिश करनी है कि हमेशा हमें अभाज्य गुणनखंड करते वक्त अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होती, ठीक है। एक बार इसको इरेज करते हैं, गलती से लिख दिया मैंने, 17, 19, 23, 29 और ये आगे तक हो सकती है, ठीक है। जितना हमें आइडिया रखना उतनी मैंने यहाँ लिख दी है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाता है, कोई ऐसा संख्या होती है इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो आपको किसका देके देखना होगा, 3 का। 3 का नहीं गया तो 5 का देंगे, आप 4 का नहीं देंगे, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। आपको कोशिश क्या करनी है, हमेशा अभाज्य संख्या का भाग दो। तो देखिए 8 है, 8 2 के पहाड़े में आता है, हमने 2 का भाग दिया। जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को क्या हमें नीचे लिखते हैं, जैसे इधर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 8 लिखा, 8 में यदि 2 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, 8 को इसके नीचे लिखूंगा, शेषफल कितना होना चाहिए, 0।
तो जो यहाँ उत्तर आता है हमारा भागफल, इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं हम भाजक, जिसका आप भाग देते हो। इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। देखते चलिए अब आप इसको हम बोलते हैं शेषफल। और ये जो यहाँ लिखा हुआ है बीच में जिसमें हम भाग दे रहे हैं 8 में, इसको बोलते हैं हम भाज्य। तो जब हमारा जो भागफल आता है उसको हमें क्या लिखना होगा, नीचे। अब 4 है, इसमें एक बार देके देखते हैं, इसमें 2 का भाग देते हैं, तो कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा 1 बार। हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लोगे तो लास्ट में क्या बन जाना चाहिए आपका, 1। क्या बनना चाहिए लास्ट में जाकर के, 1 बनना चाहिए। इसी बात पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। लास्ट में क्या बन जाना चाहिए हमारा, 1। अब इस तरीके से हमने 8 को हल कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम 12 को भी हल करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपके लिए थोड़े छोटे उदाहरण ले रहा हूँ। जब हम अपनी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, तो थोड़े अच्छे स्तर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 में 2 का भी भाग जा सकता है, 3 का भी जा सकता है। पहले मैंने क्या सिखाया आपको, छोटी संख्या का भाग देना है, तो 2 तिया 6। अब इसमें 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3। अब देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ढंग से समझाया कैसे लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, पहले ये लिख दिया आपने। तो इसको आगे हल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 की घात कितनी बन जाएगी, 3 बराबर में यहाँ 12। 12 के बराबर में क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको और आगे ढंग से हल करेंगे तो 2 की घात तो 2 हो जाएगी भाई। 2 यहाँ 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए 2 की घात 2। और 2 यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए 2 की घात कितनी हो गई, 3। इंटू में क्या है, 3। अब देखिए जब भी आप इस विधि से अगर एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके, तो इस विधि से हमें क्या करना है, एक तो सबसे बड़ी वाली घात को काम में लेना है, किसी भी संख्या की सबसे बड़ी घात को काम में लेना है, और नीचे अगर अन्य कोई संख्या है उसको भी साथ में काम में लेना है, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो क्या होगा, 2 की घात 3 गुणा 3। आप लोग जानते हैं 2 की घात 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको एक बार मैं खोल के लिख लेता हूँ वापस। अब गुणा करते हैं, 2 एकम 2 4 गुणा 2 गुणा 3। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, 4 ऐसे कैसे, 3 इंटू 2 10 6। तो इसको हल करने पे कितना आया, 24। एलसीएम कितना मिला हमें, 24। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने इसको पहले करा था, पहले भी हमारा एलसीएम कितना निकल करके आ रहा था। देखिए एक बार आप, पहले भी हमारा एलसीएम निकल के आ रहा था, कितना आ रहा है बताइए आप, 24 निकल के आ रहा है पहले भी हमारा एलसीएम। अब भी हमारा एलसीएम क्या निकल करके आ रहा है, 24। यहाँ इस बात का मतलब ये है कि यदि हम तरीके बदल देते हैं तो उससे हमारा उत्तर नहीं बदलता है। तो देखो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, संख्या को लिखेंगे 2 टुकड़ों में। 8 लिखा हमने, फिर इधर 12 लिखा हमने, ठीक है। पहले 8 को हल किया, 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया 1। कोशिश क्या करनी है, लास्ट में क्या बनना चाहिए, 1। इसी तरीके से हम 12 को हल करेंगे। 12 में 2 का भाग दिया, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3। लास्ट में भी यहाँ क्या बन गया, बोलिए आप, क्या बन गया, लास्ट में भी 1 बन गया, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, 8 है जो हमारा ये, इसको इन सभी के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर, ये क्या 2 3 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब हम 12 को लिखने की कोशिश करेंगे। 12 बराबर हमने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3। हमने यहाँ लिख दिया है, 2 यहाँ पर हमारे पास 2 बार आया है, इसलिए 2 की घात कितनी होगी, 2 गुणा 3। अब इस विधि से अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है, तो कैसे निकलेगा एलसीएम 8 और 12 का। सबसे पहले आपको यहाँ किसी भी संख्या की जो अधिकतम घात वाली संख्या बन रही है उसको एक बार आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद में अन्य कोई संख्या आ रही है सवाल के अंदर, तो उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 था, हमने 3 को भी गुणा लगा करके लिख दिया। अब हमने 2 की घात 3 को थोड़ा खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, वापस विस्तारित रूप में लिख दिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। तो अब देखिए मैंने क्या करा, और गुणा 3 को ऐसे कैसे लिखा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारे पास में क्या मिलेगा, 6। देखिए हमने 3 को 2 से गुणा करा 6, और 4 को ऐसे कैसे लिख दिया, 6 और 4 को गुणा किया, उत्तर क्या आएगा, 24। इस विधि से भी हमारा उत्तर कितना निकल के आ रहा है, 24। अब हम एक और विधि समझने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सवाल हमें इस प्रश्नावली में उसी विधि से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी गोइंग है और उसमें गलती होने की संभावना कम से कम होती है, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी विधि है उसका नाम क्या है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड 3, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मेथड 3। इसका नाम है भाग विधि। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो ये भाग विधि है ना, एक तरीके से जो आपकी अभाज्य गुणनखंड वाली विधि है ना, उसी का तरीका है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालना है किसका, फिर से 8 और 12 का, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, देखिए एक बार हम, इससे पहले जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि की थी तो उसमें हमने क्या किया था, दोनों संख्याओं को अलग अलग करके हल किया था, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को एक साथ रख करके हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ, इस भाग विधि को काम में ले रहा हूँ, दोबारा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ भाग विधि। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमें दो संख्याएं दी गई है, क्या करना है, हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है किसका, 8 और 12 का। किसका निकालना है, 8 और 12 का। तो दोनों संख्याओं को पहले तो एक साथ लिखो आप, 8, 12, कुछ वैसा ही करना है जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में आप कर रहे हैं। अब हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे इसको समझने के लिए। सबसे पहले हम देंगे इसमें छोटी अभाज्य संख्या का भाग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यदि इसका भाग ज़्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज हम किसका देंगे, अगली इससे बड़ी संख्या 3 का, फिर 5 का या 7 का। ऐसे अभी 2 का भाग जा रहा है इसलिए हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया 8 में तो 2 चौके 8, ठीक है। भागफल हम हमेशा नीचे लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या में जितनी बार इस संख्या का भाग जाता है तो भागफल हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। 2 का भाग हमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4, 6 बार। मैंने गलत बोल दिया, 2 6 12 होता है, 6 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाता है, 3 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, कितनी बार, 1 बार। क्या आप 3 में 2 का भाग जाएगा, नहीं, तो 3 में तो 3 का ही जा सकता है, पर अभी हम किसका भाग दे रहे हैं, 2 का, इसलिए हम 3 को ऐसे के ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब हम किसका भाग दें, एक तो हमें डायरेक्टली मिल गया, और मैंने आप भी आपको पहले वाले तरीके में बताया हमारी आखिरी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर एक क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं, एक बार तो 1 मिल गया, एक तो ऐसे कैसे जब भाग नहीं जाता, फिर 3 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो लास्ट में हमें क्या मिल गया, 1 गुणा 1 मिला या नहीं मिला, मिल गया। लास्ट में हमें कोशिश यही करनी है। और अब इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। क्या करना होगा, ये जो आगे की संख्याएं हैं इन सभी को आपस में गुणा करके लिख दो। देखो क्या लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणा कर लेते हैं। पहले इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, फिर इन दोनों को, 2 दूनी 4 गुणा 3 दूनी 6, 6 × 4 कितना, 24। बताइए हमारा उत्तर अब भी क्या आया, 24। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा पहले वाला तरीका, एक बार हम तरीकों को कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारा पहला तरीका है गुणज रूप में, ये छोटी संख्याओं के लिए बहुत काम का तरीका है। गुणज रूप में ज़्यादा यूज़फुल ये छोटी संख्या के लिए है। मान लीजिए इस जगह पर अगर ये आ जाए 115 और 230 आ जाए, तो ऐसी संख्या को आपको हल करने के अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनका गुणज लिखने में आपको गुणा करना पड़ेगा रफ में, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए तरीका छोटी संख्या के लिए ज़्यादा काम का है। दूसरा तरीका और जो तीसरा तरीका है वो हमारे काम का है। दूसरा तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो तीसरा तरीका है वो हमारा क्या है, भाग विधि। तो आप दोनों ही तरीके काम में ले सकते हैं परीक्षा में। अब मैं कहना चाहूँगा कि आप भाग विधि को काम में लें, ताकि इससे गलती होने की संभावनाएं कम से कम होती है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया हमने 8, और एक एग्जांपल ले लिया हमने 45। इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालिए आप, ठीक है। ये थोड़ी छोटी संख्या ले लेते हैं, 45 की जगह हम एक काम करते हैं 25 ले लेते हैं, ठीक है। 8 और 25, क्या करना है, भाग विधि लगानी है हमें। सबसे अच्छा तरीका मेरे को यही लगता है, आप भी इसी को समझने की कोशिश कीजिए। 8 और 25। अब देखिए सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का भाग दो, 2 चौके 8। क्या 25 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार रफ में करके देख लेते हैं, पॉइंटों में उत्तर आएगा नहीं आएगा। देखिए एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। 2 एकम 2 माइनस 0 आ गया। अब 5 को नीचे उतारा, फिर 2 का 5 में जाता है, 2 दूनी 4। शेषफल कितना बच गया, 1। 1 का हम 2 में भाग नहीं दे सकते, तो हम क्या लगा देंगे, दशमलव। जैसे दशमलव लगेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब भाग जाएगा तो 2 पंजे 10। हमारा उत्तर क्या, पॉइंटों में नहीं आ गया, इसलिए हम 25 में 2 का भाग नहीं दे सकते। हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा जो भी उत्तर आए वो दशमलव में ना आकर के हमेशा एक प्राकृत संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमेशा एक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो अभी 25 में भाग नहीं जा रहा, तो 25 को ऐसे कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर 2 का भाग देता हूँ, 2 दूनी 4। क्या 25 में 2 का भाग जाएगा, नहीं, ऐसे कैसे लिखूंगा। फिर 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2।
क्या 25 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं। ऐसे कैसे? अब देखिए 3 का भाग देने की कोशिश करता हूँ, क्या 3 का 1 में भाग जाएगा? नहीं। 25 में जाएगा? नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े में हमारा 25 नहीं आता है। तो हम 3 की जगह किसका भाग देंगे? 5 का। एक बार 5 का 5 में भाग दिया, 25 में भाग दिया 5 बार, फिर से 5 का इसमें भाग दिया, तो क्या आ गया? 1,1। लास्ट में हमें क्या लाना है यहाँ पर? आपको मैंने बता दिया है 1,1 हमारा क्या बनना चाहिए? उत्तर बनना चाहिए। तो हम सही कर रहे हैं। देखिए अब हम अगर इधर लिखना चाहें एलसीएम 8 और 25 क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे? बराबर लिखोगे। देखो जिसका एलसीएम निकालते पहले एलसीएम शब्द लिखना है, फिर 8,25 लिखना है। इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा। तो जैसे क्या करूँगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। पहले दो दो संख्याओं के जोड़ों को गुणा कर लेते हैं हम, बाहर वालों को। 2 दूनी 4, 2 ऐसे कैसे, और 5 को 5 से गुणा किया 25। अब एक काम करता हूँ, 25 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा? 50। और क्या 4 ऐसे कैसे? हाँ, 4 को जैसे 50 से गुणा करोगे कितना उत्तर आएगा आपका? 200। कितना आएगा उत्तर आपका? 200। तो ये वाली बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़े अच्छे उदाहरण लेते हैं इस बात को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ये एग्जाम्पल आया था 8,25 का, इसको हम एक काम करते हैं, एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल करने की इसको कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको मेथड नंबर 2 बताया था ना, उससे भी एक बार इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या हमारा उत्तर सेम आता है क्या? ठीक है, चलिए उससे भी करते हैं। ये हमारा क्या था? मेथड नंबर 2 था। क्या था मेथड नंबर 2? क्या था हमारा मेथड नंबर ये 2? तो एक बार इस मेथड को भी हम काम में लेते हैं। देखिए क्या था, हमारे पास दो संख्या हैं, एलसीएम निकालना है किसका? 8 और 25 का। ये दोनों मेथड ही ठीक है, पर मैं कहना चाहूँगा कि आप भाग विधि को ही काम में लेने की कोशिश करें। पहले हम यहाँ अलग अलग इनके एलसीएम निकालेंगे। 8 का एलसीएम आपको पता है, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 25 से इसमें डायरेक्टली किसका भाग दें? 5 का जाता है। 25 5 का भाग दिया 1 बार। पहले हम क्या करेंगे, इधर 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर इसको पूरा गुणा कर देते हैं तो क्या 2 की घात 3 होगा? नहीं होगा? होगा भाई। 25 है तो ये क्या है? 5 गुणा 5। इसका मतलब क्या हुआ? 5 की घात कितनी हुई? 2। अब हम इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो मैंने भी आपको सिखाया है कि अधिकतम घात वाली संख्या को काम में लेना है। इधर 2 की घात 3 है, इधर 5 की घात 2 है। अन्य संख्याएं देखी गई। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। हम जानते हैं कि 2 की घात 3 को हल करने पे 8 आता है और 5 की घात 2 को हल करने पे 25 आता है। 25 गुणा 8 करने पे कितना आएगा? 200। तो हमारे तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कौन सा तरीका काम में लेने की कोशिश करें। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का हम तरीका को कम से कम काम में लें और भाग विधि वाले तरीके को काम में लेने की अधिक से अधिक कोशिश करें। ठीक है, ये हमने एलसीएम वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया है। हम इसको समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं इसमें। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 27, एलसीएम निकालना है आपको 27 और 15 का। तो क्या करें, डायरेक्टली एक दो संख्या 27 और 15 लिख दिया आपने। क्या 2 का भाग जाता है 27 में? नहीं। पॉइंटों में उत्तर आएगा। 2 का भाग जाता है 15 में? नहीं। तो आप किसका भाग देंगे? 3 का। 3 नाम क्या आया? 27। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। क्या फिर से 3 का भाग देंगे? हाँ देंगे। 3 तिया 9। 5 में भाग नहीं जा रहा, 5 को ऐसे कैसे लिखा? अब 3 का भाग दो फिर से। 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है, 5 ऐसे कैसे? अब लास्ट में किसका भाग दे लो? 5 का। तो क्या आ गया? 1,1। अगर यदि मैं इसका एलसीएम लिखना चाहूँ तो इन सभी संख्या को क्या आपस में गुणा करूँगा? हाँ गुणा करूँगा मैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ गया? 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 5। इसको गुणा कर लेते हैं 2 2 के पेयर में। 3 तिया तो होता है 9 और 3 गुणा 5 होता है 15। 15 इंटू 9 करते हैं तो कितना आता है हमारा उत्तर? 135। क्या आएगा हमारा उत्तर? 135। हमारा एलसीएम क्या आया? 135। अब आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए सवाल भी आ जाते हैं। तो एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं कि जो आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, जो आपका एलसीएम आएगा वो मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, तो जो आपका एलसीएम आएगा इन दोनों का, तो वो एलसीएम जो आप भी आपका उत्तर मान लो x मिल गया यहाँ पर, इसकी जगह एक काम करते हैं, हम एक संख्यात्मक उदाहरण को लेने की कोशिश करते हैं। इससे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था पहले 8 और 12 और इसका एलसीएम कितना मिला था हमें? 24। तो ये जो आपकी दोनों संख्या होगी ना,
ध्यान रखना एलसीएम के साथ ही ये बात कि जो ये दोनों संख्या होगी एलसीएम को विभाजित करेगी। ठीक है, एलसीएम को क्या करेगी, विभाजित। क्या करेगी, एलसीएम को विभाजित। देख लीजिए 24 में 8 का भी भाग जाता है पूरा पूरा, हाँ जाता है, और 24 में 12 का भी भाग जाता है पूरा पूरा, जाता है। हल करने पे, इसको हल करने पे 2 आता है और इसको हल करने पर 3 आता है। आया समझ में। तो जिन दो संख्याओं का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो वह दोनों संख्याएं एलसीएम को हमेशा क्या करती है, विभाजित करती है। एलसीएम को हमेशा क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, एलसीएम वाली क्लास में आज के लिए इतना ही। कल हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में नहीं भी आया है तो अपने डाउट को आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सभी के लिए ओपन है, मैं उसको और ज़्यादा ढंग से क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।